भारत का गर्व, राजपूतों की शान, मातृभूमि के रक्षक महाराणा प्रताप। दोस्तों, भारत के राज परिवारों की लिस्ट में एक नाम बहुत ऊपर आता है, मेवाड़ का राज परिवार। उनकी नेटवर्थ का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए थी। उदयपुर का सिटी प्लेस, लेक पैलेस, HRH ग्रुप ऑफ होटल्स, ये सब उन्हीं का है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 450 साल पहले की है, जब इसी राजवंश के एक राजा को अपनी राजधानी छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा था। जब उनके पास न सेना थी, न खजाना, न ठिकाना, और खाने के लिए थी तो सिर्फ घास की रोटी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप की वो कहानी जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती है। हम जानेंगे कि कैसे एक राजा ने सब कुछ छीनने के बाद भी अपने अदम्य साहस और जज्बे से जंगल में बैठकर खड़ी कर दी इतनी बड़ी वेल्थ, जिसकी आज के टर्म्स में वैल्यू है लगभग 25,000 करोड़ रुपए। हम जानेंगे उनके जीवन से मिलने वाले ऐसे लेसन्स जो आपको भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में हेल्प कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1572। उदयपुर का राजमहल महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है और अब राजगद्दी मिल रही है उनके बेटे प्रताप सिंह को। लेकिन क्या वो सचमुच एक राजगद्दी थी या कांटों से भरा हुआ ताज? क्योंकि मेवाड़ की सबसे बड़ी और मजबूत किलेबंदी चित्तौड़गढ़ 4 साल पहले 1568 में अकबर छीन चुका था। उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा मुगलों के पास जा चुका था और आसपास के कई राजघराने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर एक एक करके अकबर के अधीन हो चुके थे। प्रताप को मिली थी एक ऐसी कंपनी ही कहूंगा, जिसका हेडक्वार्टर्स कंपटीटर ले चुका था। मार्केट शेयर गिर रहा था और बाकी सारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स इनेमी के साथ डील कर चुके थे। दोस्तों, मैं तो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन टेक्सटाइल लाइन में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिन्हें धंधा विरासत में मिलता है और वो शान से सेठ बनकर गल्ले पर बैठ जाते हैं। महाराणा प्रताप को भी मेवाड़ का राज्य विरासत में मिला, लेकिन वो एक ऐसी कंपनी की तरह था जिसका हेडक्वार्टर कंपटीटर ले चुका था, मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा था और उसके बहुत से इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स उसके दुश्मन के साथ डील कर चुके थे। लेकिन यहीं पर प्रताप ने पहला बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी कोर वैल्यूज पर कंप्रोमाइज नहीं किया। बाकी सब राजा मर्ज हो रहे थे, एक्वायर हो रहे थे। प्रताप ने तय किया चाहे जो हो जाए इंडिपेंडेंट रहेंगे। प्रताप ने तय किया चाहे जो हो जाए वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। और यही हमारा पहला लेसन है। लेसन नंबर 1, हालात जैसे भी हो अपनी कोर वैल्यूज से कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि एक बार जब आप वैल्यूज छोड़ देते हैं तो आप अपना वजूद खो देते हैं। पैसा वापस आ सकता है, कस्टमर्स वापस आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स वापस आ सकते हैं, मार्केट शेयर वापस आ सकता है, पर खोई हुई आइडेंटिटी, कमाई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। याद रखिए, दुनिया उन्हें नहीं याद रखती जो हालात के सामने झुक गए, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने हालात को बदल कर रख दिया। प्रताप अड़े रहे। 450 साल बाद भी वे देश भर के चौराहों पर सीना तान कर खड़े, लेकिन अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट समझौता करने वाले राजा बस इतिहास के पन्नों में समट कर रह गए। दोस्तों, अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। मैं हर कहानी के साथ आपको लेसन भी बताता रहूंगा। प्रताप के राजा बनते ही अकबर ने उनके पास एक के बाद एक 4 बड़े डिप्लोमेटिक मिशन भेजे। ये एक तरह का कॉरपोरेट एक्विजिशन ऑफर था। पहला दूत आया जलाल खान कुर्ची, अकबर का बहुत भरोसेमंद आदमी। प्रताप ने मना कर दिया। दूसरा दूत आया खुद राजा मान सिंह, आमेर के राजा।
प्रताप ने बात तक करने से इनकार कर दिया। तीसरा दूत आया, राजा भगवंत दास, उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। चौथा और आखिरी दूत आया, टोडरमल, अकबर का सबसे बड़ा वित्त मंत्री। इनको रेवेन्यू सिस्टम का जनक माना जाता था। वे भी प्रताप को कन्विंस नहीं कर पाए। उस जमाने में बादशाह अकबर दुनिया का सबसे समृद्ध और ताकतवर शासक था और उसे ना कहने की सोचना भी मुश्किल था, पर महाराणा प्रताप ने हर बार ना किया। मान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपके बिजनेस को एक्वायर करना चाहती है, आपको मुंह मांगी वैल्यूएशन दे रही है, बाकी सब प्लेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, आप जानते हैं उसके सामने टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, तब भी क्या आप मना कर पाते? शायद नहीं। लेकिन प्रताप ने मना किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती है। खुद की आइडेंटिटी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान। और इसी से डिराइव होता है हमारा दूसरा लेसन नंबर 2। लालच में आकर ऑफर एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि सबसे खतरनाक डील्स वो होती है जो ऊपर से सबसे आकर्षक दिखती है। बड़ी वैल्यूएशन, मोटी रकम, इंस्टेंट रिलीफ, ये सब लुभावने हैं, पर असली सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, असली सवाल है कि मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है। प्रताप समझ गए थे कि अकबर उनका साम्राज्य नहीं, उनका सम्मान खरीदना चाहता है, और कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती है दोस्तों। अब कहानी आगे बढ़ती है। 18 जून 1576, जगह हल्दी घाटी। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरा दर्रा, जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। एक तरफ खड़े थे राजा मान सिंह विशाल मुगल सेना के साथ, 80,000 सैनिक, 5,000 घुड़सवार, सैकड़ों हाथी, तोपें, बंदूकें, पूरा का पूरा जंगी बेड़ा। और दूसरी तरफ खड़े थे महाराणा प्रताप, सिर्फ 3,000 घुड़सवारों के साथ। मददगारों में थे 400 भील तीरंदाज, जिनकी कमान संभाली राणा पूंजा ने, और एक मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी, जिसने अपनी अफगान फौज के साथ प्रताप का साथ दिया। 3 घंटे की भयंकर लड़ाई। जिसे आज भी महाराणा प्रताप के शौर्य, चेतक घोड़े की वफादारी और हाथी राम प्रसाद के स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप जो खुद हाथी पर बैठे राजा मान सिंह पर भाला लेकर टूट पड़े और जिनके भाले की मार से मुगल सेना थर्रा गई। चेतक वो घोड़ा जिसने जख्मी होने पर भी 26 फीट चौड़े नाले पर छलांग लगाकर अपने स्वामी को सुरक्षित निकाला और फिर अंतिम सांस ली। राम प्रसाद वो हाथी जिसने अकेले 13 मुगल हाथियों को मार गिराया और बंदी बनने पर अपने राजा के सम्मान में 18 दिन भूखा प्यासा रहकर प्राण त्याग दिए। भयंकर युद्ध चला दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे संख्या भारी पड़ने लगी। प्रताप घायल हो गए। दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद प्रताप बचकर निकल गए, पर कीमत तो चुकानी ही पड़ी। मुगलों ने महाराणा प्रताप का बहुत कुछ छीन लिया, पर नहीं छीन पाए तो उनका अदम्य साहस, अडिग संकल्प और उनके स्वाभिमान की वो लौ जो कभी बुझ नहीं सकती थी। कोई और राजा होता तो शायद उसे 2 ही रास्ते दिखते, या तो आत्मसमर्पण या आत्महत्या। प्रताप ने तीसरा रास्ता चुना, पुनर्निर्माण, यानी बाउंस बैक। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया, एक नया प्लान बनाया, एक नई स्ट्रेटजी सोची। उन्होंने कहा, हमने जमीन खोई है, हौसला नहीं खोया है। हम वापस आएंगे और इस बार ऐसे आएंगे कि इतिहास याद रखे। और अगले कुछ सालों तक वे अरावली के घने जंगलों में रहे, साथ में परिवार, पत्नी अजबदे, बेटा अमर सिंह और बाकी बच्चे। शाही भोजन नहीं, घास की रोटी, मखमली पलंग नहीं, पत्तों का बिछोना, राजसी ठाठ नहीं, जंगल का सन्नाटा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और यही देता है हमें सबसे बड़ा लेसन नंबर 3। जिंदगी में हालात आपको हराने आएंगे, ये तय है, लेकिन हार मानना या नहीं मानना ये आपका डिसीजन है। 2011 में मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत की।
2013 में बहुत बड़ा संकट आया, गोदाम में माल भरा पड़ा था पर लेने वाला कोई नहीं, घर पर कर्जदारों की लाइन लगी थी, पार्टनर छोड़कर चले गए, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। अगर मैं उस समय हार मान लेता तो आज अजमेरा फैशन सूरत के टॉप 10 टेक्सटाइल ब्रांड्स में से एक ना होता। अजमेरा ट्रेंड्स के 250 फ्रेंचाइजी स्टोर्स नहीं होते, 1.5 लाख कपड़े व्यापारियों का भरोसा ना होता, उनका परिवार ना होता। दोस्तों, हारना एक इवेंट है, एक दिन, एक डील, एक बैटल। हार मान लेना एक डिसीजन है जो आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए लेते हैं। प्रताप को हल्दी घाटी में पीछे हटना पड़ा था, ये मजबूरी थी। तो उन्होंने हार मान लेना कभी स्वीकार नहीं किया, ये उनका डिसीजन था और इसी एक डिसीजन ने उन्हें इतिहास का अमर योद्धा बना दिया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब इरादे नेक हो, जब संकल्प अटल हो तो ऊपर वाला किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देता है। और इसी विकट घड़ी में एंट्री हुई भामाशाह कावड़िया की। ओसवाल जैन समुदाय से चित्तौड़ के नगर सेठ थे, मतलब शहर के सबसे बड़े व्यापारी। उनके पिता भारमल मेवाड़ के दीवान रह चुके थे। भामाशाह खुद उस वक्त मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर और ट्रेजरर थे। भामाशाह आए चुलिया गांव प्रताप के सामने और जो किया वो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनेशन बन गया। इतिहासकारों के अनुसार भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने प्रताप को दी 20 लाख सोने की असरफियां, 2 करोड़ 50 लाख चांदी के सिक्के। जी हां, आपने सही सुना, ये आंकड़े कॉलोनल जेम्स टोड की प्रसिद्ध किताब एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में आज भी दर्ज है। अब अगर हम उस डोनेशन को आज के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो उस दान की अनुमानित कीमत 25,000 से 35,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इतिहासकारों के बीच एग्जैक्ट नंबर डिबेटेड है आज भी, लेकिन गिरी से गिरी हालत में भी वो दान हजारों करोड़ का था, जिसमें 25,000 सैनिकों की पूरी सेना का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। और शायद हम इसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी एंजल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। भामाशाह को पता था प्रताप हार चुके हैं, जंगल में हैं, सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी। क्यों? क्योंकि उनको प्रताप की वैल्यूज में, उनके आइडियाज में और उनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर पूरा यकीन था। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि प्रताप ने भामाशाह को नहीं ढूंढा, भामाशाह ने प्रताप को ढूंढा, क्योंकि प्रताप के कैरेक्टर में ऐसा कुछ था कि एक व्यापारी ने अपनी और अपने पुरखों की पूरी कमाई खुशी खुशी दान कर दी। और यहीं से मिलता है हमें इस कहानी का चौथा लेसन नंबर 4। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो ऊपर वाला मदद जरूर भेजता है। प्रताप सही थे, इसलिए भामाशाह आए। आप भी अगर अपनी वैल्यूज पर सच्चे हैं, अपनी ईमानदारी पर अडिग हैं, तो याद रखिए दुनिया में हर प्रताप के लिए एक भामाशाह बना ही होता है। बस आप प्रताप बनिए, भामाशाह अपने आप आपको ढूंढ लेगा। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भामाशाह से मिला धन प्रताप की नई शुरुआत का सीड कैपिटल था। लेकिन एक सच्चा लीडर सिर्फ डोनेशन पर नहीं चलता, वो अपना खुद का रेवेन्यू मॉडल बनाता है और प्रताप ने यही किया। उन्होंने मेवाड़ की धरती को सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, एक चलती फिरती इकोनॉमी बनाया। चावर की चांदी और जिंक की खदानें, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइंस थी, इनसे लगातार रेवेन्यू आता रहा। कृषि और पशुपालन, अरावली के सुरक्षित इलाकों में किसानों को बसाया, खेती को फिर से शुरू किया। ट्रेड रूट्स का कंट्रोल, दिल्ली से सूरत और गुजरात जाने वाले व्यापारिक रास्ते मेवाड़ से होकर गुजरते थे, इन पर टैक्सेशन से अच्छी आमदनी होती थी। मुगल सप्लाई लाइंस पर छापे, दुश्मन के ट्रेजरी कॉन्वॉयज लूटे, एक तरह की कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग थी। वफादार सरदारों से ट्रिब्यूट, जो ठाकुर और सरदार उनके साथ थे, अपनी जमीनों से नियमित योगदान देते थे। एक तरफ खर्च कम, दूसरी तरफ मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। यानी प्रताप ने सिर्फ एक बड़ी फंडिंग से एम्पायर नहीं बनाया, उन्होंने एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा किया, जो खुद से कमाता था, खुद को चलाता था और बढ़ता भी जाता था। यही रीजन था कि भामाशाह का धन कभी खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। और अब समझिए, जब उनके पास कैपिटल था
और साथ में स्टडी इनकम भी थी। ऐसे में कोई भी बेकार के खर्चों में फंस सकता था, लेकिन तब भी प्रताप ने एक बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने बड़ी सेना नहीं खड़ी की, बड़ी राजधानी नहीं बनाई, बड़े महल नहीं बनवाए, बल्कि उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, गोरिल्ला युद्ध। उनकी टीम में थे भील आदिवासी, जो अपने सेनापति राणा पुंजा के नेतृत्व में अरावली के जंगलों के एक एक रास्ते को जानते थे। प्रताप ने उन्हें सब्जेक्ट्स नहीं माना, बल्कि बराबरी का व्यवहार किया। साथ उठते बैठते थे, साथ खाना खाते थे। यही रीजन था कि भील उनके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। लोकल सरदार और ठाकुर जो अपनी जमीनों से सीक्रेट सपोर्ट देते थे, हकीम खान सूरी जैसे लॉयल कमांडर जो धर्म से ऊपर उठकर प्रताप के साथ खड़े थे। प्रताप ने मुगल सप्लाई लाइंस पर छापे मारे, उनके ट्रेजरी कॉन्वॉयज लूटे, उनके थानों पर रात के अंधेरे में हमला किया और हर बार जंगल में गायब हो गए। अकबर ने 6 बड़े सैन्य अभियान भेजे, हर एक में 1 लाख से ज्यादा सैनिक, पर कोई भी प्रताप को पकड़ नहीं पाया। दोस्तों, 450 साल पहले प्रताप ने वो किया जिसे आज बिजनेस एक्सपर्ट्स असेट-लाइट मॉडल कहते हैं। सोचिए, बड़ा ऑफिस नहीं, बड़ी टीम नहीं, बड़ा ओवरहेड नहीं, बस वो जो जरूरी है। लोकल टैलेंट्स यानी भीलों को एम्पावर किया, जिसे आज हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पहाड़ी ठिकाने यूज किए, आज हम इसे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नाम देते हैं। बड़ी सेना से सीधी टक्कर नहीं ली, बल्कि उनकी कमजोरियों को पहचाना और वहीं हिट किया, जिसे आज हम प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स कहते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी लेसन नंबर 5, एक एक पैसे की अहमियत समझो, क्योंकि पैसा होना अलग बात है, पैसे को स्मार्टली यूज करना अलग बात है। प्रताप के पास भामाशाह से मिला हजारों करोड़ का खजाना था, पर उन्होंने उसे महल बनाने में नहीं उड़ाया, उन्होंने उसे मिशन पर लगाया। आज बहुत से फाउंडर्स फंडिंग मिलते ही बेकार के खर्चों में फंस जाते हैं। नतीजा 18 महीने में पैसा खत्म, बिजनेस बंद। याद रखिए, छोटे से शुरू करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही ज्यादातर बिजनेस को डुबो देता है। अब आगे आती है दिवेर की निर्णायक जीत। 16 सितंबर 1582 दशहरे का दिन, जगह दिवेर, एक मुगल थाना अरावली में सुल्तान खान के नेतृत्व में प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा खुद नेतृत्व किया, दूसरे का नेतृत्व उनके बेटे अमर सिंह ने। ये कोई गुरिल्ला हमला नहीं था, ये एक डिसिसिव बैटल थी। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर ऐसा भाला फेंका कि सुल्तान खान और उनका घोड़ा दोनों एक साथ चीर गए। मुगल सेना घबरा गई और जो हुआ वो इतिहास बना गया। दिवेर से भाग रही मुगल सेना का प्रताप ने पीछा किया और आमेट भी जीत लिया। उसके बाद शुरू हुई एक अनवरत मुहिम। अगले 3-4 सालों में एक के बाद एक प्रताप ने वापस ले लिए कुंभलगढ़, उनका मजबूत किला, 36 मुगल थाने, 84 चौकियां, उदयपुर तो बिना लड़ाई के ही जीत लिया, क्योंकि उनके खौफ से मुगल खुद भाग गए। 1586 तक कुछ रियायतों को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप ने जीत लिया। यानी दिवेर ने वो मोमेंटम दिया जिसने अगले 4 साल में पूरा खेल पलट कर रख दिया। पर यह विडंबना ही है कि स्कूल में हमें हल्दी घाटी पढ़ाई जाती है, पर दिवेर नहीं पढ़ाई जाती, जबकि असली कहानी दिवेर के रण क्षेत्र में ही लिखी गई। दोस्तों, ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरीज में से एक थी। आज कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करता है तो सोचता है 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, हर क्वार्टर में रेवेन्यू डबल हो जाए। दोस्तों, असली कमबैक रातों रात नहीं होते हैं। आपको 6 साल लगे 1576 से 1582 तक, और जब वापसी हुई तो कंप्लीट हुई, धमाकेदार हुई। और हर एक एंटरप्रेन्योर को इससे एक सबक जरूर लेना चाहिए। लेसन नंबर 6, बड़े मुकाम रातों रात हासिल नहीं हो जाते, फिर चाहे वो किसी राजा का साम्राज्य हो या किसी एंटरप्रेन्योर का बिजनेस एम्पायर। प्रताप को 6 साल लगे एक डिसिसिव जीत के लिए और 4 साल और लगे पूरा मेवाड़ वापस लेने में। कुल 10 साल
आज हर फाउंडर 1 साल में आईपीओ चाहता है, 2 साल में यूनिकॉर्न बनना चाहता है। पर सच ये है कि पेशेंस एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। तो दोस्तों, ये था इस केस स्टडी का छठा और आखिरी लेसन। एक बार मैं इन्हें जल्दी से वापस दोहरा देता हूं। लेसन नंबर 1, हालात जैसे भी हों अपनी कोर वैल्यूज से कभी कंप्रोमाइज मत करो। लेसन नंबर 2, लालच में आकर हर ऑफर एक्सेप्ट मत करो, कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती है। लेसन नंबर 3, हारना एक इवेंट है, हार मान लेना एक डिसीजन है, ये डिसीजन कभी मत लो। लेसन नंबर 4, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपका भामाशाह आपको खुद ढूंढ लेगा। लेसन नंबर 5, एक एक पैसे की अहमियत को समझो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही बिजनेस को डुबोता है। और लेसन नंबर 6, बड़े मुकाम रातों रात नहीं बनते हैं, पेशेंस एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ताकत है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से ये बातें साबित की, लेकिन दोस्तों हर एक कहानी कहीं ना कहीं जाकर खत्म होती है। 19 जनवरी 1597 प्रताप 56 साल के थे। एक शिकार के दौरान चोट से उनकी मृत्यु हुई चावंड में, अपनी नई राजधानी में। मृत्यु के समय उनके पास था वापस लिया हुआ लगभग पूरा मेवाड़। चावंड एक नई समृद्ध राजधानी, जावर माइंस दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल जिंक माइन जो सदियों से चल रही थी, जाबाज सेना जो किसी से भी लोहा लेने में सक्षम थी, और एक ऐसा नाम जो 450 साल बाद आज भी जिंदा है। यही नहीं, आज भी महाराणा प्रताप के वंशज दुनिया के सबसे रईस रजवाड़ों में गिने जाते हैं, जिनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच आकी जाती है। एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स भारत की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन हेरिटेज होटल चेन। सिटी पैलेस उदयपुर दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। लेक पैलेस, जल मंदिर, बॉलीवुड और ग्लोबल सेलिब्रिटीज की वेडिंग डेस्टिनेशन। और महाराणा प्रताप की विरासत के प्रतीक रूप में आज भी खड़ा है कुंभलगढ़ फोर्ट, जहां है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस वॉल और जहां उनका जन्म हुआ था। आज भी मेवाड़ की पहचान, हिंदुस्तान की शान महाराणा प्रताप के नाम के बिना अधूरी है। अगर महाराणा प्रताप पर यह केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो मेरे हिसाब से तो पसंद ही आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो जय मेवाड़ लिखकर कमेंट में जरूर डालिएगा। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय मेवाड़, जय भारत।